साउथ मुंबई का टोपाज बार 90 के दशक में पूरे शहर में सबसे अधिक चर्चित था। शहर के सबसे अमीर लोग यहां आराम करने के लिए आया करते थे। इस जगह की सबसे स्पेशल सर्विस यह थी कि यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे रानी मुखर्जी, मनीषा कोइराला, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय की हूबहू शक्ल वाली डांसर्स रखी जाती थी। इन्हीं डांसर्स में से माधुरी दीक्षित जैसी दिखने वाली एक डांसर थी मुस्कान, जिसका दीवाना था एक ऐसा आदमी जो भारत के बहुत ही बड़े आर्थिक घोटाले को अंदर ही अंदर अंजाम दे रहा था और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होती है क्योंकि वो रहता एकदम आम इंसान की तरह था। लेकिन माधुरी दीक्षित की जैसी दिखने वाली डांसर मुस्कान उसकी बहुत ही बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इस कारण यह टोपाज बार में अक्सर आया करता था। 31 दिसंबर 2000 की शाम भी एक ऐसा ही दिन था। यह आदमी टोपाज बार में एंट्री करता है। इस रात के बाद आई अगली सुबह की अखबारों की हेडलाइन ने पूरे शहर को चौंका के रख दिया। हेडलाइन बनती है कि एक आदमी ने एक लड़की पे 13 लाख रुपए से भी ज्यादा उड़ा दिए। साल 2001 में यह इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 25 किलो सोना खरीदा जा सकता था। इस आदमी का पूरा नाम था अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी, लेकिन लोग इसे तेलगी के नाम से ही पुकारते थे और इसके नाम पे दर्ज है भारत का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला। कीमत उस वक्त लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक, यानी अगर इन्फ्लेशन को अकाउंटिंग में लेकर चलें तो आज के टाइम पे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। कौन था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके चक्कर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम छगन भुजबल को करना पड़ा था रिजाइन? कैसे स्टेशन पे फल बेचने वाले तेलगी ने किया 30,000 करोड़ का घोटाला? क्यों मुंबई पुलिस के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के हेड को जाना पड़ा जेल? क्यों तेलगी के कारण उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और कानून मंत्री राम जेठमलानी को झेलने पड़े आरोप? तेलगी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता विलास राव देशमुख से क्या संबंध थे? नार्को टेस्ट में तेलगी ने किन किन नेताओं के नाम लिए थे? और तेलगी की आखिरी इच्छा या यूं कहें वसीयत में ऐसा क्या था कि उसने तेलगी के मरने के बाद तेलगी के प्रति सहानुभूति पैदा कर दी? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। 16 अगस्त 1959 के दिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में अब्दुल करीम का जन्म होता है। चूंकि उसके गांव का नाम तेलगी था, इसलिए उसका पूरा नाम हुआ अब्दुल करीम तेलगी। कुछ सालों के बाद तेलगी के पिता कर्नाटक में स्थित बेलगांव जिले में बस गए और यहां खानापुर गांव में रहने लगे। खानापुर रेलवे स्टेशन पे ही तेलगी के पिता छोटे मोटे काम किया करते थे। चूंकि खानापुर रेलवे स्टेशन छोटा ही रेलवे स्टेशन था, इसलिए यहाँ मात्र 10-12 रेलगाड़ियां ही रुका करती थीं। भारी गरीबी और डायबिटीज से जूझते हुए एक दिन लाड साहब की मौत हो जाती है। घर चलाने के लिए अब छोटी उम्र में ही तेलगी ने खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम करते हुए तेलगी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन में कॉलेज और बाकी बचे वक्त में फल बेचने का काम करता रहा। इस तरह साल 1984 में तेलगी ने बेलगांव के गोगटे कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी कर ली। अब अपने आगे के सपनों को पूरा करने के लिए तेलगी सपनों के शहर मुंबई जाता है। यहाँ पर तेलगी ने MS फ्लिक्स इंडिया कंपनी में 3800 रुपए पगार पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब शुरू कर दी। लेकिन यहाँ मंथली टारगेट पूरे ना कर पाने के कारण तेलगी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद तेलगी किसान गेस्ट हाउस नाम की एक बजट होटल में मैनेजर की जॉब करता है और यहाँ तेलगी की मुलाकात गेस्ट हाउस के मालिक की साली शाहिदा बेगम से होती है और इस तरह 19 अप्रैल 1987 को तेलगी और शाहिदा की शादी हो जाती है। लेकिन तेलगी के सपने थोड़े और आगे जाने वाले थे। उसने खाड़ी देशों में अपनी किस्मत को आजमाने का प्लान बनाया और इस तरह तेलगी सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब जाके तेलगी एक चीज नोटिस करता है कि भारत से सऊदी अरब जाने की चाह रखने वाले मजदूरों को डॉक्यूमेंट्स की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। तेलगी को धंधा बनाने का पहला आइडिया यहीं से आता है, लेकिन अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के बिना तेलगी का मन सऊदी अरब में नहीं लगता है। इसलिए तेलगी सऊदी अरब की नौकरी छोड़ के भारत आ जाता है। भारत आकर तेलगी ने साउथ मुंबई में एक शॉप रेंट पे ली और अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम से एक ट्रेवल एजेंसी शुरू कर दी। यहाँ से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के मजदूरों को खाड़ी देशों में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस छोटे मोटे फर्जीवाड़े के चक्कर में तेलगी पुलिस के हत्थे लग जाता है। इस तरह साल 1993 में मुंबई के MRA मार्ग पुलिस स्टेशन की पुलिस के द्वारा तेलगी को पहली बार अरेस्ट किया जाता है। लेकिन तेलगी की असली किस्मत खुलती है जेल में,
जेल में तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी नाम के एक आदमी से होती है, जो कि शेयर मार्केट का ही एक खिलाड़ी था। राम रतन सोनी ने तेलगी से कहा ये छोटे मोटे फ्रॉड कर रहा है, अगर फ्रॉड करना ही है तो क्यों ना करोड़ों का फ्रॉड किया जाए। तेलगी स्कैम पर लिखी अपनी एक किताब तेलगी एक रिपोर्टर की डायरी में एनडीटीवी के पत्रकार संजय सिंह लिखते हैं कि वो राम रतन सोनी ही था जिसने तेलगी को भारत के स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट के बारे में बताया था कि यह सबसे बड़ा और लापरवाह डिपार्टमेंट है। तेलगी को फर्जी स्टैम्प बनाने का आइडिया जम गया। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि वो एनडीटीवी के पत्रकार संजय सिंह ही थे जिन्होंने साल 2003 में तेलगी के स्टैम्प पेपर घोटाले का सबसे पहले खुलासा किया था। जेल से बाहर निकलने के बाद तेलगी ने राम रतन सोनी के साथ मिलकर पुराने स्टैम्प पेपर्स को हासिल करना शुरू किया और उन पुराने स्टैम्प पेपर्स से उसकी इंक मिटाकर उन्हें नए स्टैम्प पेपर्स के साथ मिलाकर बेचना शुरू किया। लेकिन इसके साथ समस्या यह थी कि यह काम बहुत ही छोटा था और सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही किया जा सकता था, ये बड़े लेवल पे नहीं किया जा सकता था। और दूसरी समस्या यह थी कि इन्हें बेचा कहाँ जाए, क्योंकि कुछ वकीलों के पास जाकर ही इन्हें बेचने से यह बिजनेस बड़ा नहीं किया जा सकता था। इसलिए तेलगी ने स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया ताकि वह खुद इन स्टैम्प पेपर्स को बेच सके। साल 1993 के अंत में तेलगी ने स्टैम्प बेचने के लाइसेंस के लिए भाजपा से 2 बार विधायक रहे अनिल गोटे को पटाया। अनिल गोटे उस वक्त एक पत्रकार थे और राजनीति में आने की चाह रखते थे। पत्रकार होने के कारण उनके बड़े राजनेताओं के साथ में अच्छे संबंध थे। उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में ही थे और महाराष्ट्र के सीएम भी थे। पत्रकार संजय सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विलास राव देशमुख की सिफारिश पर 18 मार्च 1994 को तेलगी को स्टैम्प बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। आगे चलकर जब साल 2003 में तेलगी के पूरे स्कैम का खुलासा होता है तो विलास राव देशमुख ने अपनी सफाई में कहा कि जब अनिल गोटे मेरे पास सिफारिश के लिए आए तो मैंने नेक नियत से तेलगी की एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दिया और एप्लीकेशन पे सिर्फ लिखा कि प्लीज कंसीडर। उसके बाद स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नियमों के मुताबिक ही तेलगी को लाइसेंस दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारत सरकार के स्टैम्प पेपर नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में ही छपते हैं और यहीं से भारत के अलग अलग राज्यों की बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स के पास पहुंचाए जाते हैं, जहां जनता, कॉरपोरेट कंपनियां और वकील स्टैम्प्स खरीदते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी ने तेलगी एकेएल गवर्नमेंट लाइसेंस स्टैम्प वेंडर नाम से स्टैम्प बेचने का धंधा शुरू किया। स्टैम्प बेचने के लिए तेलगी ने सबसे पहले मुंबई के एमआरए पुलिस स्टेशन के सर्कल में आने वाले क्षेत्र में 2 ऑफिस खोले, एक हैंडलूम हाउस में और दूसरा हुसैन मैनर में। चूंकि 18 मार्च 1994 के दिन तेलगी को स्टैम्प बेचने का लाइसेंस प्राप्त हो चुका था, इसलिए अब तेलगी ने पुराने स्टैम्प पेपर्स की इंक मिटाकर उन्हें अपने नए स्टैम्प पेपर्स के साथ मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। चूंकि अब ये पुराने वाले इस्तेमाल किए हुए स्टैम्प पेपर्स एक लाइसेंस प्राप्त वेंडर से मिल रहे थे, इसलिए इस पर शक की गुंजाइश भी कम थी। लेकिन जल्द ही तेलगी का खेल पकड़ा जाता है। 2 जून 1995 के दिन लगभग 16,58,000 रुपए के फेक स्टैम्प्स मामले में तेलगी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तेलगी के द्वारा असली स्टैम्प पेपर्स में यूज्ड स्टैम्प पेपर्स बेचे जाने के कारण जून 1995 में तेलगी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जब तेलगी को लगा कि अब उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है तो तेलगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाल दी। 1 दिसंबर 1995 के दिन तेलगी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले ही तेलगी कोर्ट से फरार हो जाता है। मुंबई पुलिस कोर्ट में इस बात पर सफाई भी ना दे पाई कि इतने पुलिस वालों के होते हुए भी तेलगी कैसे गायब हो गया। वैसे इसका जवाब दोस्तों आपको आगे की कहानी में मिल जाएगा। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि साल 1995 के अंत होते होते तेलगी और जेल में मिला राम रतन सोनी दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कारण यह भी माना जाता है कि तेलगी इस स्कैम को एक और अपर लेवल पे ले जाना चाहता था, लेकिन राम रतन सोनी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। कारण जो भी हो, पकड़े जाने के बाद भी तेलगी का मन नहीं भरा। तेलगी ने प्लान बनाया कि अब वह मुंबई में ही अपने कंट्रोल में रहकर फेक स्टैम्प पेपर्स बनाएगा और इन स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए अदर स्टेट्स के वेंडर्स को अपने बिजनेस में मिलाएगा।
पुराने यूज्ड स्टैम्प पेपर्स से इंक मिटाने का काम मुश्किल था, इसलिए उसने नए स्टैम्प पेपर्स छापने का प्लान बनाया। इसके लिए तेलगी ने मुंबई में मुद्रण ऑफसेट प्रिंटर्स नाम से एक प्रेस खोली, जो दिन में शादी के कार्ड छापती थी और रात में फेक स्टैम्प पेपर्स। इन फर्जी स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए तेलगी ने अलग अलग स्टेट्स में अपने करीबी लोगों के नाम से फर्म्स खोली। खासकर कर्नाटक में तेलगी ने बेंगलुरु जैसे शहरों में अपने लोगों को स्टैम्प बेचने के वेंडर लाइसेंस दिलवाए। ये सब इतने प्रोफेशनल लेवल पे किया जा रहा था कि इन स्टैम्प पेपर्स को बेचने के लिए प्रॉपर सेल्स मैनेजर रखे, उनके इंटरव्यू लिए जाते थे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अखबारों में तेलगी की इन फर्जी फर्म्स की जॉब वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट्स भी निकाली जाती थी। यही रीजन है कि तेलगी की इन फर्म्स से कॉरपोरेट कंपनीज ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट बैंक्स भी स्टैम्प्स खरीद रही थी। जैसे बेंगलुरु की रहजा टावर वाली इंडियन बैंक ने तेलगी की एक फर्म सिटीजन इंटरप्राइजेज से 1,30,000 रुपए के स्टैम्प पेपर्स खरीदे। इनमें से मात्र 3,000 रुपए के ही स्टैम्प पेपर्स असली थे, लेकिन फेक स्टैम्प पेपर्स बेचने के कारण तेलगी पर बेंगलुरु के साथ साथ कई जगहों पर केस दर्ज हो जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह तेलगी पुलिस वालों को मोटा पैसा खिलाकर फरार हो जाता था। इसी तरह 10 अप्रैल 1997 के दिन बेंगलुरु सिटी मार्केट पुलिस ने होटल शालीमार पर छापा मारा। यहाँ इंस्पेक्टर टीजी संग्राम सिंह ने तेलगी के साथ साथ 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया और इंस्पेक्टर संग्राम सिंह तेलगी समेत उन 6 लोगों को थाने ले आते हैं। लेकिन अगली सुबह थाने में सिर्फ 5 लोग ही रह जाते हैं। इंस्पेक्टर संग्राम सिंह ने तेलगी से 10 लाख रुपए लेकर उसे फरार हो जाने दिया। अपने धंधे को बिना रोक टोक चलाने के लिए तेलगी ने भी ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों और नेताओं को करोड़ों रुपए का घूस खिलाया और इसमें सभी पार्टियों के नेताओं पर आरोप लगे। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, एनसीपी, तेलुगु देशम पार्टी और सभी पार्टियों के नेताओं को तेलगी ने करोड़ों रुपए खिलाए। लेकिन बार बार फर्जी स्टैम्प पेपर्स पकड़े जाने के कारण तेलगी समझ चुका था कि अब इन फेक स्टैम्प पेपर्स से काम नहीं चलेगा कि जिन्हें पहचाना जा सके। अब उसे ऐसे स्टैम्प पेपर्स छापने होंगे जिनसे असली और नकली का फर्क ही खत्म हो जाए। अब तेलगी अपने धंधे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो गया। तेलगी के मन में आया कि क्यों ना अब असली स्टैम्प पेपर्स को ही छापना शुरू किया जाए। लेकिन असली स्टैम्प पेपर्स तो नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में ही छपते थे। इसलिए तेलगी ने सोचा कि क्यों ना इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से ही स्टैम्प पेपर छापने वाली मशीनों को उठा लिया जाए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की जो मशीनें पुरानी हो जाती थी उन्हें कबाड़ में बेच दिया जाता था, लेकिन उन मशीनों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए इसलिए उन्हें डिसमेंटल करके या यूं कहें कि पुर्जों को अलग अलग करके अलग अलग लोगों को बेचा जाता था। लेकिन तेलगी ने अपने पैसों के दम पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के अधिकारियों को खरीद लिया। साल 1998 के मध्य में तेलगी ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर गंगा प्रसाद को भी अपने धंधे में शामिल कर लिया। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की मशीनों को जब कबाड़ में बेचने के लिए टेंडर उठे तो वह प्लान के तहत तेलगी के लोगों और उसकी कंपनियों को ही बेच दिए जाते हैं। एक ऐसी ही कंपनी थी यूनिक इंटरप्राइजेस। साल 1998 में यूनिक इंटरप्राइजेस को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा एक मशीन को बिना पार्ट्स को अलग किए ही बेच दिया जाता है। यूनिक इंटरप्राइजेस को जैन कृष्ण सिंह नाम का ही एक आदमी चला रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि तेलगी का ही एक आदमी होता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के रिटायर्ड अधिकारियों और डिप्टी मैनेजर गंगा प्रसाद की मदद से अब तेलगी को टेक्निकल सपोर्ट से लेकर स्टैम्प पेपर पर यूज की जाने वाली इंक, स्टैम्प पेपर के नेगेटिव और पॉजिटिव बॉक्सेस सब मिल जाते हैं। फिर शुरू होता है देश की इकोनॉमी में एक बड़े स्कैम का गेम। तेलगी ने स्टैम्प पेपर्स छापने वाली इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की तरह ही अपनी भी एक प्रेस खड़ी कर दी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ आरबीआई इंडियन करेंसी नोट्स छाप रहा है और दूसरी तरफ तेलगी आरबीआई की ही पुरानी मशीनों का यूज करके नोट्स छाप रहा है। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 10 जून 2002 को मुंबई पुलिस ने तेलगी के बोटा वाला चैम्बर वाले ऑफिस पर छापा मारा तो उन्हें 130 करोड़ के फर्जी स्टैम्प पेपर्स के साथ में ही एक लेटर की फोटोकॉपी भी मिलती है। 2 जून 1998 तारीख का यह लेटर तत्कालीन शहरी कार्य मंत्री राम जेठमलानी का ही था। 1998 के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और राम जेठमलानी गवर्नमेंट के ही एक मिनिस्टर थे। राम जेठमलानी ने ये पत्र वाजपेयी सरकार के ही फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को लिखा था, जिसमें राम जेठमलानी ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के डिप्टी मैनेजर के प्रमोशन की सिफारिश की थी। जब इस पत्र के मीडिया में बाहर आने के कारण राम जेठमलानी से इंक्वायरी की गई
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अनिल गोटे के कहने पर यह पत्र लिखा था और अनिल गोटे ने तेलगी के कहने पर प्रमोशन की सिफारिश की और तेलगी को बदले में स्टैम्प पेपर्स छापने वाली असली मशीनें मिल गईं। अनिल गोटे और तेलगी की मदद से जनवरी 2002 में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के गंगा प्रसाद को जनरल मैनेजर बना दिया गया। गंगा प्रसाद की मदद से तेलगी ने देश भर के अलग अलग राज्यों के शहरों में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की तरह ही अपने भी गोदाम खोल डाले, जिससे वह स्टैम्प पेपर्स को स्टॉक करके रख सके। जनरली वेंडर्स को सरकार की तरफ से 3% कमीशन मिलता था स्टैम्प पेपर्स बेचने पर तेलगी ने 20 और 30% का कमीशन देकर स्टैम्प पेपर्स बेचना शुरू किया। इससे बाकी वेंडर्स ने भी सरकार से स्टैम्प पेपर्स खरीदने के बजाय तेलगी से ही स्टैम्प पेपर्स खरीदना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बैंक, कॉर्पोरेट कंपनीज और लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स ने भी अब इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की बजाय तेलगी से ही स्टैम्प पेपर्स खरीदना शुरू कर दिया। 1998 से लेकर 2001 तक यानी 3 साल तेलगी का खेल यूं ही चलता रहा। तेलगी स्कैम को एक्सपोज करने वाले पत्रकार संजय सिंह की किताब के अनुसार तेलगी के पास एजेंट्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव, लॉजिस्टिक्स और टेली मार्केटिंग की लगभग 350 से ज्यादा लोगों की टीम थी। जिस शहर और जिले में तेलगी ने अपने गोदाम खोले, उन सभी जगहों की पुलिस को तेलगी ने अपने पैसों से खरीद रखा था। एक तरह से दर्जन भर राज्यों में तेलगी का ही साम्राज्य चल रहा था, जो एक अलग अर्थव्यवस्था का रूप ले चुका था। इधर महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में शरद पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 1995 में ही सत्ता से बाहर हो जाती है और वहां शिवसेना और बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। वहीं केंद्र में भी मई 1996 के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। इसके बाद करीब एक साल के लिए केंद्र में जनता दल के HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहते हैं। इंद्र कुमार गुजराल के बाद मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। केंद्र और राज्यों में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन तेलगी का काम नहीं रुका। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार साल 1992 से लेकर 2002 तक तेलगी का साम्राज्य यूं ही चलता रहा। इस बीच तेलगी के खिलाफ 12 केसेस अकेले महाराष्ट्र में और वहीं 15 केस अन्य राज्यों में दर्ज हुए, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस तेलगी को हाथ नहीं लगा पाई, क्योंकि पुलिस से लेकर नेताओं तक को तेलगी ने अपने रुपए से खरीद रखा था। लेकिन अब तेलगी का समय आ चुका था। 19 अगस्त 2000 के दिन कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल आता है कि बेंगलुरु में लाखों रुपए के स्टैम्प पेपर्स फेक हैं। इस कॉल के बाद हुई छापेमारी में बेंगलुरु पुलिस ने लगभग 9.5 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स बरामद किए। बेंगलुरु की पुलिस के द्वारा की गई इस छापेमारी में एक बार फिर अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आता है और फिर लगभग 1.5 साल के बाद 7 नवंबर 2001 को बेंगलुरु की पुलिस तेलगी को अजमेर में दबोच लेती है। तेलगी के अरेस्ट होने के 78 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी 2002 के दिन कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के CM SM कृष्णा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। यहां से अब्दुल करीम तेलगी पुलिस के हाथों में ऐसा लगा कि 16 साल बाद यानी 23 अक्टूबर 2017 के दिन एक मौत ही तेलगी को जेल से छुटकारा दिला पाई। लेकिन दोस्तों, तेलगी की स्टोरी बेंगलुरु पुलिस के गिरफ्त में आने से खत्म नहीं होती है, बल्कि उसकी पावर का असली खेल शुरू होता है अब। तेलगी को जेल की बजाय 5 स्टार होटल्स में रखा गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सीनियर IPS ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर छगन भुजबल को भी इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिएगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। 7 नवंबर 2001 को बेंगलुरु की पुलिस ने तेलगी को अजमेर से दबोच लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने भी तेलगी के 2300 करोड़ रुपए के फेक स्टैम्प पेपर्स का खुलासा कर दिया। पत्रकार संजय सिंह की किताब के अनुसार उस वक्त पुणे पुलिस ने मीडिया में जमकर वाहवाही लूटी। उस वक्त RS शर्मा पुणे पुलिस के कमिश्नर थे। जिस पुलिस स्टेशन में तेलगी का यह केस दर्ज हुआ था, उस पुलिस स्टेशन का नाम था बंड गार्डन पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे प्रकाश देशमुख और प्रकाश देशमुख ही इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। प्रकाश देशमुख के ऊपर SP मुरारी थे और इसके अलावा उस वक्त पुणे के एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ को पूरी जांच की निगरानी करने के लिए कहा गया। लेकिन जिस जांच टीम को तेलगी के पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी,
उसने भी एक बड़े स्कैम करने का प्लान बना रखा था। इस प्लान के तहत सबसे पहले तेलगी को अपनी कस्टडी में लेना था, जो कि अभी बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी में था। इसलिए अक्टूबर 2002 में महाराष्ट्र की पुलिस ने तेलगी को एक हत्या के आरोप में अपनी हिरासत में ले लिया। एक्चुअली 28 सितंबर 2001 के दिन तेलगी और उसके साथियों की पिटाई के द्वारा क्रिस्टोफर भट्टी नाम के एक इंसान की मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर भट्टी तेलगी का ही एक आदमी था, लेकिन तेलगी ने उसे अपने साथ धोखा करते हुए पकड़ लिया था। जब तेलगी के पुणे वाले स्कैम का खुलासा हुआ तो उसी के एक साथी ने क्रिस्टोफर भट्टी की मौत की असली कहानी बता दी। बस यहीं से मुंबई क्राइम ब्रांच को अब तेलगी को अपनी हिरासत में लेने का बहाना मिल गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत मुंबई क्राइम ब्रांच का प्रतिनिधि बनकर बैंगलोर पहुंच गया और तेलगी को बैंगलोर पुलिस से अपनी हिरासत में ले लेता है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया कि क्यों ना तेलगी से रुपए लूटे जाएं और इसके बदले उससे कुछ सहूलियतें ली जाएं। बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस के द्वारा तेलगी को 85 दिनों तक कस्टडी में रखने के बावजूद भी उसे एक भी दिन जेल में नहीं रखा गया। इसके बदले तेलगी को उसके कफ परेड वाले घर, कोलाबा वाले फ्लैट या 5 स्टार होटल्स में ही रखा गया। अकेले क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दिलीप कामत ने ही तेलगी से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की रिश्वत ली थी। इस बीच अक्टूबर 2002 में तेलगी के पुणे स्कैम की जांच की निगरानी कर रहे एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ ने खुलासा करते हुए कहा कि तेलगी की जांच में कुछ गड़बड़ी करी जा रही है। SM मुशर्रफ ने बताया कि जिन 5 लोगों को वांटेड बताया गया था उनके नाम बड़े ही रहस्यमयी तरीके से चार्जशीट से हटा दिए जाते हैं और उनके बदले नए लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। इन नए नामों में तेलगी की वाइफ शाहिदा और उसकी बेटी सना और उसका भाई अब्दुल रहीम का नाम जोड़ा गया। SM मुशर्रफ ने इसका कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है जिससे तेलगी से इनके नाम पे मोटा पैसा लूटा जाए और बाद में इनको ये कहकर छोड़ दिया जाता कि इनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले। मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि भले ही जांच की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन उनके जूनियर्स जानबूझकर उनके ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। खुद कमिश्नर RS शर्मा इन अधिकारियों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुशर्रफ ने कहा कि पुणे के कमिश्नर RS शर्मा खुद इन दोषी अपराधियों को बचा रहे हैं। मुशर्रफ के इन आरोपों ने एक बड़े खेल को उजागर कर दिया। एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ के इन आरोपों के बाद 2 नवंबर 2002 को इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन पुणे पुलिस से छीनकर महाराष्ट्र SIT को दे दी जाती है। SIT को तेलगी घोटाले के जांच के साथ साथ मुशर्रफ के द्वारा पुलिस अधिकारियों के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए भी कहा गया। इस SIT का हेड बनाया गया DIG सुबोध जायसवाल को। तेलगी पर लिखी अपनी किताब में संजय सिंह लिखते हैं कि 9 जनवरी 2003 के दिन जब महाराष्ट्र की SIT और कर्नाटक की SIT दोनों मिलकर तेलगी के कफ परेड वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं तो तेलगी आराम से बैठा चाय बिस्कुट खा रहा होता है और उसके साथ में ही 2 कांस्टेबल बैठ के उसके नौकरों के द्वारा बनाए गए खाने का लुत्फ उठा रहे थे और एक कांस्टेबल पास के कमरे में लेटा आराम से सो रहा था। 28 मार्च 2003 के दिन सुबोध जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। DIG सुबोध जायसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन किया कि SM मुशर्रफ के द्वारा लगाए गए पुलिस अधिकारियों पर जो आरोप थे वो सही थे। तेलगी घोटाले की जांच में गड़बड़ी की जा रही थी। SIT हेड सुबोध जायसवाल ने कहा कि कमिश्नर RS शर्मा जानबूझकर इस इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी होने दे रहे थे। जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट में इंस्पेक्टर प्रकाश देशमुख, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कामत, असिस्टेंट कमिश्नर MC मुरारी, DCP जय जाधव, डिप्टी कमिश्नर किशोर जाधव और डिप्टी कमिश्नर वसंत कोरेगावकर को भी इस जांच में गड़बड़ी करने का दोषी पाया। SIT हेड सुबोध जायसवाल की ये रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही घूमती रही, लेकिन इसी बीच यह रिपोर्ट NDTV के पत्रकार संजय सिंह के हाथ लग जाती है, जो कि 14 अप्रैल 2003 के दिन NDTV पर दिखाई जाती है। पत्रकार संजय सिंह की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद तेलगी स्कैम पूरे देश के अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्दाफाश को दबाने की कोशिश नहीं की गई। सुबोध जायसवाल की रिपोर्ट को महाराष्ट्र के DGP सुभाष मल्होत्रा ने अपनी टिप्पणी के साथ 23 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दी। उस वक्त कांग्रेस और NCP के गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे विलास राव देशमुख। अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल 2003 के दिन गृह मंत्री छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कमिश्नर RS शर्मा को क्लीन चिट दे दी और बाकी अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का आदेश
आदेश दिया। तेलगी स्कैम मीडिया में आने के बावजूद भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पर चीजें टाली जाने लगी और एक भी पुलिस अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया गया। इसके बाद इस मामले में एंट्री होती है अन्ना हजारे की। 10 जून 2003 के दिन अन्ना हजारे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाल दी। इसके बाद तो तेलगी मामले को और अधिक सुर्खियां मिलने लगी। 29 जून को दूल्हे विधानसभा से समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 बार बीजेपी से विधायक रहे अनिल गोटे के किसान ट्रस्ट को 26 लाख रुपए का डोनेशन तेलगी ने दिया था। अनिल गोटे के अलावा केंद्र में भाजपा की सहयोगी रही तेलुगु देशम पार्टी के विधायक कृष्णा यादव को भी 6 दिसंबर 2003 के दिन अरेस्ट कर लिया गया। एसआईटी को कृष्णा यादव और तेलगी के बीच हुई फोन पे बातचीत की भी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें कृष्णा यादव ने तेलगी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। धीरे धीरे दर्जनों पुलिस अधिकारी तेलगी मामले में अरेस्ट होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच जो अभी तक तेलगी की जाँच कर रही थी, उसके हेड श्रीधर बगल को भी 7 नवंबर 2003 के दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी कड़ी में 1 दिसंबर 2003 के दिन मुंबई पुलिस के कमिश्नर RS शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ यह है कि तेलगी स्कैम में तेलगी के अलावा पुलिस प्रशासन के इन अधिकारियों और 2 विधायक के अलावा क्या अपर लेवल के नेता भी इस स्कैम में इन्वॉल्व थे? पॉलिटिशियंस में सबसे पहला सवाल गृह मंत्री छगन भुजबल पे उठा। छगन भुजबल शरद पवार के आदमी थे। कैरियर की शुरुआत में 10 साल शिवसेना में रहे। 1991 में वो कांग्रेस में आए। शरद पवार ने जब कांग्रेस से निकलकर अपनी एक अलग पार्टी एनसीपी बनाई, तो छगन भुजबल साल 1999 में एनसीपी में चले गए। जब 1999 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र की सरकार बनाई, तो कांग्रेस के विलास राव देशमुख सीएम बने और वहीं शरद पवार ने अपने कोटे से छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया। छगन भुजबल ने कमिश्नर RS शर्मा समेत क्राइम ब्रांच के अफसरों को बचाने की बहुत कोशिश की। इसी बीच इंस्पेक्टर दिलीप कामत का एक लेटर पब्लिकली बाहर आया, जिसमें दिलीप कामत ने छगन भुजबल के इशारे पर तेलगी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तमाम आरोपों के बीच मीडिया का दबाव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंततः गृह मंत्री छगन भुजबल को इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि आज के वक्त यानी जनवरी 2024 के वक्त छगन भुजबल महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। पत्रकार संजय सिंह अपनी किताब में सवाल उठाते हैं कि आखिर गंगा प्रसाद के ट्रांसफर और प्रमोशन के पीछे की कहानी की जांच क्यों नहीं की गई। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2004 के चुनावों में राम जेठमलानी अटल बिहारी के खिलाफ लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, तो 29 अप्रैल 2004 के दिन राम जेठमलानी बयान देते हैं कि स्टैंप पेपर घोटाले का सीधा संबंध प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएमओ से है। तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों के दबाव में आकर ही गंगा प्रसाद का ट्रांसफर हैदराबाद से वापस नासिक में किया गया था। तमाम नियमों को नजरअंदाज कर पीएमओ ने ही यह ट्रांसफर कराया था। सवाल सिर्फ भाजपा नेताओं पर ही नहीं उठते, अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी उठते हैं। 6 सितंबर 2006 के दिन टाइम्स नाउ चैनल ने तेलगी की नार्को टेस्ट की वीडियो का प्रसारण कर डाला। इस टेस्ट में जब तेलगी से पूछा जाता है कि उसकी मदद किन नेताओं ने की, तो तेलगी कहता है मिस्टर शरद पवार, मिस्टर शरद पवार और मिस्टर छगन भुजबल। दोस्तों, ये नार्को टेस्ट 3 साल पहले लिया गया था, लेकिन 3 साल बाद मीडिया में बाहर लाने का काम टाइम्स नाउ के पत्रकार माधव गोपाल कृष्ण ने किया। नार्को टेस्ट की जब ये वीडियो मीडिया में बाहर आई, तो शरद पवार ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है और ये सारी ही बातें आधारहीन है। वहीं छगन भुजबल ने सफाई देते हुए कहा कि तेलगी चालबाज आदमी है। उसने बड़े नेताओं का नाम इसलिए लिया ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। सीबीआई ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हमें इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने यह भी कहा कि तेलगी ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि जांच को गुमराह किया जा सके। 2 दिन बाद तेलगी ने भी अपने वकील के माध्यम से बयान देते हुए कहा कि वो इन दोनों नेताओं को नहीं जानता और ना ही इन लोगों के बीच कभी पैसे का लेन देन हुआ। वहीं विधायक अनिल गोटे ने शरद पवार और छगन भुजबल के नार्को टेस्ट की मांग करी।
लेकिन अनिल गोटे की मांग को सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में एक बड़ी आइडेंटिटी थे। केंद्र की मनमोहन सरकार, जो कि अलग अलग पार्टियों के पैरों पर टिकी हुई थी, उसमें से एक पैर शरद पवार का भी था। कुल मिलाकर शरद पवार और तेलगी के संबंधों और गंगा प्रसाद के प्रमोशन की कहानी एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई, जिसमें जेठमलानी से लेकर यशवंत सिन्हा और अटल बिहारी वाजपेयी के पीएमओ तक आरोप आते हैं। लेकिन तेलगी के स्कैम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है अब। साल 2003 में स्टैम्प पेपर घोटाले का खुलासा हो जाने के बाद तेलगी को अलग अलग मामलों में उम्र कैद 11 साल, 9 साल, 10 साल, 7 साल की सजा सुनाई गई। इसका मतलब ये तय था कि तेलगी अब जीते जी कभी भी जेल से बाहर नहीं आने वाला। साल 2017 के अक्टूबर महीने में तेलगी की तबीयत बिगड़ने लगी। 26 अक्टूबर 2017 की शाम 3 बजे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की मौत हो जाती है। तेलगी की आखिरी ख्वाहिश ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। मरने के बाद ये फल बेचने वाला तेलगी एक बड़ा ही अच्छा काम कर गया। तेलगी की मौत के बाद उसकी पत्नी शाहिदा ने तेलगी की आखिरी इच्छा कोर्ट को बताई कि तेलगी की अंतिम इच्छा यह थी कि स्कैम के पैसों से जो कमाई गई सारी संपत्ति है उसे राष्ट्रहित में इस्तेमाल किया जाए। इस लिस्ट में बेलगांव के साथ बीजापुर की 2 प्रॉपर्टी, 13 फ्लैट, 13 दुकान और खानापुर की 6.5 एकड़ जमीन थी। तेलगी की इन संपत्ति के बारे में तेलगी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को भी नहीं पता था। हजार अपराध करने के बाद तेलगी मरते मरते अपने लिए सहानुभूति पैदा कर गया। दोस्तों, ये कहानी थी तेलगी की, जो खानापुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर फल बेचने से शुरू हुई और गृह मंत्री के इस्तीफे से गुजरते हुए बेंगलुरु जेल की एक कोठरी में आकर खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।